नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग द रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो एज है, एज ऑफ चौसर के बाद उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग एंग्लो सैक्सन एज, एंग्लो नॉर्मन और एज ऑफ चौसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो कुछ चीज़ें हल्की सी छूट गई थी एज ऑफ चौसर में, वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ। देखिए, चौसर के बारे में तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया था, लेकिन उन्हीं के कंटेम्परेरी एक विलियम लैंगलैंड भी है। ये विलियम लैंगलैंड जी जो हैं, इनका एक वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्क है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमैन। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये वर्क अगर आपको कभी पूछ लिया जाए तो विलियम लैंगलैंड जी ने लिखा हुआ है। वहीं पर अच्छा, ये कई बार क्या है, क्रोनोलॉजी भी आ जाती है। तो क्रोनोलॉजी में अगर पूछा जाए कौन बड़ा है, विलियम लैंगलैंड बड़े हैं कि चौसर जी बड़े हैं, तो विलियम लैंगलैंड बड़े हैं, चौसर उनसे छोटे हैं, है ना, ये ध्यान रखना। वहीं पे एक और राइटर हैं जॉन बाइक्लिफ। ये जो जॉन बाइक्लिफ साहब हैं, ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जाने जाते हैं, इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोला जाता है। और ये एक मूवमेंट था लुलार्ड, उसके लिए भी जाने जाते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें बड़ी याद रखना आप, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली, विलियम लैंगलैंड जो है वो उनका जन्म 1332 में हुआ था और डेथ जो है 1400 चौसर के साथ हुई थी, यानी कि चौसर से बड़े थे, क्योंकि चौसर का जन्म लगभग 1340 या 1343 में ऐसा माना जाता है। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायस द प्लोमैन। जॉन वाइक्लिफ के बारे में बात करें तो ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोले जाते हैं और ये लीडर ऑफ लुलार्ड, एक लुलार्ड मूवमेंट था, उसके लीडर माने जाते हैं। अब इसी दौरान एक और हमारे राइटर साहब हैं, इनका नाम है जॉन गोवर। जॉन गोवर साहब भी हमारे उसी के कंटेम्परेरी, मतलब उसी टाइम के हैं और चौसर के समकालीन इनको माना जाता है। इनके कुछ वर्क बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक है स्पेकुलम मेडिटेंटिस जो फ्रेंच वर्क है, दूसरा है वो क्लेमेंटीज, ये लैटिन वर्क है, और कन्फेशियो एमेंटीज ये इंग्लिश वर्क है। तो कभी अगर टीज टीज करके आ जाए, मैंटीज ऐसे लिखा है ना, क्लेमेंटीज एमेंटीज, ये टीज करके आ जाए तो जॉन गोवर, राइट। तो जॉन गोवर साहब उसी टाइम के हैं। अब इस दौरान दो तीन घटनाएं घटी, इनकी आपको ईयर याद रखना है। जैसे ब्लैक डेथ कब घटी भैया? ब्लैक डेथ 1348 में आई थी। द पीजेंट्स रिवोल्ट्स, किसान विद्रोह कर दिया था, कब हुआ था? 1381 में। ये आपको याद रखनी है बाकायदा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ जिससे कि आपको एक एक चीज याद रहे। उसके बाद 100 ईयर वॉर्स, ये चला था 100 सालों तक। इसने तो पूरा खेल ही खराब कर दिया उस दौरान का, उस समय का। 100 ईयर वार्स जो है वो 1337 से स्टार्ट हुआ और 1453 तक चला था। तो ये जो मैंने बात बताई है, हालांकि मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा हमारे ऐप पर, लेकिन आप इसको याद रखें, ये चीज़ जो मैंने बताई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, जिसको अपन लोग एज ऑफ रिवाइवल भी बोल सकते हैं। ये लगभग 1400 से लेके 1550 तक माना जाता है और इसमें कई सारे राइटर आए, लेकिन इसमें थॉमस मूरे नाम के एक जो राइटर आए, इन्होंने इस एज को पूरी तरह से बदला था। अगर हम बात करें पहले राइटर का, तो रोजर एस्साम, ये एक राइटर थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट राइटर थे, और ये आपके एलिजाबेथ के ट्यूटर भी थे, पढ़ाते थे उनको, एलिजाबेथ को, है ना। उसी के बाद एलिजाबेथ जो है वो मतलब फिर बाद में महारानी भी बनी थी। तो रोजर एग्जाम की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो वर्क लिखे वो दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्क आपका टॉक्सोफिलस, जो स्कूल ऑफ शूटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और द स्कूल मास्टर, ये भी वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो देखिए, लंबे समय याद करने के लिए मैंने आपको अभी बताई है कि एलिजाबेथ के ट्विटर रहे हैं। अब एलिजाबेथ के ट्विटर रहे हैं
तो स्कूल मास्टर तो होंगे ही होंगे, याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कोई पक्का वो नहीं है कि स्कूल मास्टर ही थे वो, ट्यूटर जरूर रहे हैं, लेकिन याद करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो कि मास्टर रहे, तो स्कूल मास्टर, स्कूल ऑफ शूटिंग, इस तरह के वर्क जो है वो रोजर एस जामजी ने लिखे हैं। उसी दौरान रिवाइवल ऑफ लर्निंग में इस एज में मेलोरीज मोड डी अर्थर, ये एक चीज़ है जिसमें बताई जा रही है कि किंग अर्थर और क्वीन गुइनेबेरे के बारे में। तो फेमस थे किंग अर्थर, आपको पता ही होगा। तो किंग अर्थर जी जो हैं वो काफ़ी फेमस थे, लेजेंड ऑफ किंग अर्थर, और क्वीन गुइनेबेरे की जो स्टोरीज हैं वो इस वर्क में कवर की गई हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक इरेजसम राइटर थे, ये इनका नाम था इरेजसम। इनका एक प्रेज ऑफ फॉली, इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि फॉली मतलब होता है गलती, और गलती होगी तो इरेज करना पड़ेगा, उसे मिटाना पड़ेगा। तो याद करने के लिए, इसको याद करने के लिए जो हमारा ये वर्क था, तो इसमें अर्थर जो किंग थे, तो अल्टीमेटली किंग अर्थर के बारे में बात चलेगी। तो मेलोरीज मोड डी अर्थर में ये लेजेंड ऑफ किंग अर्थर और क्वीन गुइनेबेरे के बारे में बता रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं थॉमस मूरे। थॉमस मूरे की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 वर्क लिखे हैं, यूटोपिया 1516 में और अ डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन। ये 2 वर्क लिखे हुए हैं। इसमें यूटोपिया काफ़ी फेमस है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हल्का हल्का, बाकी आपको खुद ही इसके बारे में वीडियो देखने, जिससे आपको और क्लियर हो। देखिए, यूटोपिया वास्तव में 1516 में लिखा गया था, लेकिन इसका एक इंग्लिश वर्जन भी आया था जिसको राल्फ रॉबिन्सन ने पब्लिश किया था। तो ये जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वर्जन, ये कब आया था? ये आपका 1551 में आया था, ये याद रखना। और किसने? बाय राल्फ रॉबिन्सन, राल्फ रॉबिन्सन, राइट। वहीं पे एक दूसरा वर्क है डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, ये एक वर्क है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्क है, इन्होंने थॉमस मूरे ने लिखा है। अब हम बात कर लेते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई। यूटोपिया को आपको पढ़ना है, काफ़ी इन्होंने यूटोपिया जो है वो लिखा था, और कुछ नियम कायदे थे। यूटोपिया है क्या? यूटोपिया एक मतलब ये एक इमेजिनेटिव आइसलैंड है कि इस तरह का देश होना चाहिए, यहाँ पे ये नियम होना चाहिए, 6000 से घर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, और बहुत सारे नियम है, वो आपको वीडियो में देखना है, एक पर्टिकुलर यूटोपिया का वीडियो देखना है और उससे क्लियर करना है, ठीक है। या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, तो मैं पर्टिकुलर एक यूटोपिया का वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात सामने आ रही है, इसको ध्यान से देखें। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। थॉमस वॉट ने पेट्रार्च सोनेट, पेट्रार्च का नाम आपने सुना ही होगा, पेट्रार्च जो है वो इटालियन राइटर थे। तो थॉमस वॉट ने पेट्रार्च सोनेट को इमिटेटेड किया है, मतलब उसको कॉपी किया था। बाद में जॉन मिल्टन ने इसको कॉपी किया। वहीं पर अर्ल ऑफ सरे, जिनका सही नाम हेनरी हॉवार्ड है, कई बार ये पूछ लिया जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि अर्ल ऑफ सरे का रियल नेम क्या है, तो हेनरी हॉवार्ड। इन्होंने ब्लैंक वर्स की इन्वेंट किया था, है ना, और ब्लैंक वर्स जो था वो किसका बाद में शेक्सपियर ने इमिटेशन किया उसका, है ना, इन्होंने इन्वेंट किया था अर्ल ऑफ सरे ने, जिनका रियल नाम हेनरी हॉवार्ड था, है ना। अगर ब्लैंक वर्स की बात करें तो ब्लैंक वर्स क्या होता है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है। इसको मैं आपके लिंग्विस्टिक जो चैप्टर रहेगा उसमें क्लियर करूंगा, बस आप इतना ध्यान रख लें कि ये अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर होता है ब्लैंक वर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों बातें, ठीक है। अब एक नाम और मैं आपको बताता हूँ, रिचर्ड टोटल्स मिसलेनी, ये आपने जरूर सुना होगा, रिचर्ड टोटल मिसलेनी। देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स यूजुअली कॉल्ड टोटल्स मिसलेनी। एक सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम का वर्क आया, उसको बोला जाता है टोटल्स मिसलेनी। वॉज फर्स्ट प्रिंटेड
एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री बाय रिचर्ड टोटल। ये पहली एंथोलॉजी है जो रिचर्ड टोटल के द्वारा प्रिंट की गई थी। और कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप बता सकते हो। देखो 2 क्वेश्चन बनना है इसमें। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का दूसरा नाम क्या है? टोटल्स मिसलेनी। पहला उसका नाम सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है। वहीं पे दूसरी कि फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी किसकी है? तो रिचर्ड टोटल्स की है ना। तो रिचर्ड टोटल ने जो पब्लिश की थी उसमें, ये कब की गई थी ये पब्लिश? ये 1557 में की गई थी। इसको भी याद रखना है आपको। ओके। और यहीं पे अगर हम इसके मतलब पोएम्स की बात करें तो 271 पोएम है इसमें, है ना। ये पूछा जाए कि टोटल्स मिसलेनी में कितनी पोएम है? 271 पोएम है, जिसमें 40 अर्ल ऑफ सरे ने लिखी थी, 97 वॉट ने लिखी थी, और 40 जो है वो ग्रिमल्ड ने लिखी थी, और 94 का पता नहीं है, अनसर्टेन ऑथर्स ने लिखी थी। ओके, ये बात क्लियर हो गई होगी। कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस, नाम सुना ही होगा कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस का। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए साहब, कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग इन इंग्लैंड इन 1476। कई बुक में आपको 1475 भी मिलेगा, लेकिन 1476 ही इसका सही आंसर है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा एनालाइज भी किया है, सर्च किया है, तो 1476 आंसर आया है। तो आपसे पूछा जाए कि कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस कब मतलब आई, तो 1476 में। और फर्स्ट प्रिंटेड वर्क अगर पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, ये वाला जो मैं बोल्ड कर देता हूँ, द रिक्यूल ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ ट्रोय। तो ट्रोय शब्द से आप याद रख सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट बात आज आपने डिस्कस की है पूरे वीडियो में। ये सारे आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना वीडियो को, और नहीं तो आप क्या करना कि PDF जो मैंने शेयर की उस PDF को बार बार पढ़ना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।